फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, जिसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। बच्चों, कांग्रेस जो है वो अमेरिका का पूरे राष्ट्र की जो भी विधायी शक्तियाँ हैं उसका एकमात्र स्रोत कांग्रेस होता है और संविधान निर्माताओं ने इसका नामकरण जो है वो कांग्रेस किया है, न कि इसका नामकरण संसद या पार्लियामेंट। कांग्रेस करने के पीछे इसका नाम जो है कुछ कारण भी थे, यानी इसका जो नाम कांग्रेस रखा तो इसके कुछ रीज़न थे। सबसे पहला यही कारण था कि कांग्रेस जो शब्द है वो पहले से ही वहाँ पर प्रयोग में आ रहा था और संसद जो शब्द है वो ब्रिटेन की सरकार की एकात्मक सरकार का प्रतीक था और कांग्रेस शब्द जो है वो संघात्मक सरकार का प्रतीक था। तो ये 2 रीज़न जो थे वो थे इसका नाम कांग्रेस रखने के। अब कांग्रेस का जो निर्माण है बच्चों, ये 2 सदनों से हुआ है। इसका पहला सदन या प्रथम जो सदन है उसको प्रतिनिधि सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है तथा यह जो सदन है इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन को। इसका कांग्रेस का जो दूसरा सदन होता है या द्वितीय जो सदन है उसको सीनेट कहा जाता है और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। अब अपन लेंगे कि कांग्रेस के जो है वो क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या ये काम करती है। सबसे पहले अपन लेंगे इसकी विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। बच्चों, अमेरिका की संघीय जो शासन है उसका कांग्रेस एकमात्र विधायी निकाय है और शासन की सारी जो विधायी शक्तियां हैं वो उसी के अंतर्गत निहित होती है। कानून बनाने का जो काम होता है वो कांग्रेस और राष्ट्रपति उन दोनों के द्वारा किया जाता है तथा सारे जो विधेयक या समस्त जो भी विधेयक होते हैं वो कांग्रेस के द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिए जाते हैं और जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसके बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति को कांग्रेस के द्वारा पारित किए हुए विधेयकों को वीटो करने का भी अधिकार है, लेकिन कांग्रेस जो है वो वीटो किए हुए विधेयकों का 2/3 बहुमत से पुनः पारित करके उसे प्रभावहीन भी वो कर सकता है। तो ये थे जो है वो उसकी विधायी शक्तियाँ। अब इसकी जो विधायी शक्तियाँ हैं बच्चों कांग्रेस की, इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसकी है अभियुक्त शक्तियाँ। अभियुक्त शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती है जिनका कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जैसे कि कर लगाने संबंधी, वसूल करने की और युद्ध करने की घोषणा करना और डाकघरों की स्थापना करना, कोई वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना हो तथा विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना हो आदि जो शक्तियाँ हैं वो उसकी अभियुक्त शक्तियों के अंतर्गत आती है। दूसरी शक्तियाँ निहित शक्तियाँ, ये वे शक्तियाँ होती हैं जो अभिव्यक्त शक्तियों में ही निहित होती है। अभिव्यक्त शक्तियों के प्रयोग के लिए ये ज़रूरी भी होती है। तीसरे प्रकार की है समवर्ती शक्तियाँ। ये वे शक्तियाँ होती हैं जिन पर कि राज्य के विधानमंडल और कांग्रेस दोनों को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है और ये शक्तियाँ निश्चयात्मक रूप से संविधान में जो है वो स्पष्ट रूप से दी गई हैं, जैसे कर लगाना, बैंकों की स्थापना करना। चौथे प्रकार की जो शक्तियाँ आती है इसके अंतर्गत वो है निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक शक्तियाँ। संविधान के द्वारा कांग्रेस को दिए गए जो अधिकार हैं वो अधिकतर जो भी हैं वो अनिर्देशात्मक ही अधिकार हैं, अर्थात कांग्रेस चाहे तो उन्हें प्रयोग में लाए और चाहे तो न लाए। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस को अगर कोई ऋण लेना है तो ये अधिकार जो है परंतु लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो ऋण ले, यानी अगर कांग्रेस को ऋण लेने का अधिकार तो है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो ऋण ले। तो ये जो शक्तियाँ आती है वो उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है संशोधन की शक्तियाँ। संविधान में तब तक कोई संशोधन बच्चों नहीं किया जा सकता जब तक कि कांग्रेस के दोनों जो सदन हैं उन दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार न कर ले और कांग्रेस को संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन संबंधी विधि निर्माण करने का भी अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। अब दूसरे प्रकार की जो शक्तियां हैं कांग्रेस की वो है उसकी चुनाव संबंधी शक्तियां। बच्चों,
अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव में जो मतगणना है वो कांग्रेस के दोनों जो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, उसके सामने की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि जो सदन होता है उसको सबसे अधिक मत पाने वाला जो 3 उम्मीदवार होंगे उनमें से वो राष्ट्रपति चुन सकता है, ये उसे अधिकार प्राप्त होता है। और ठीक इसी प्रकार वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी स्पष्ट बहुमत के अभाव में सीनेट को सबसे अधिक जो मत पाने वाला पहले 2 प्रत्याशी होते हैं उनमें से किसी एक को उपराष्ट्रपति वो चुन सकता है। और दोनों सदन जो है वो अलग अलग या पृथक पृथक रूप में अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं योग्यता तथा अयोग्यता संबंधी जो भी निर्णय हैं वो ले सकती है। और प्रतिनिधि जो सदन है उसके सदस्य अपने अध्यक्ष तथा सीनेट के जो सदस्य हैं वो सामयिक अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी जो प्रतिनिधि सदन है उसके सदस्य अपने ही जो अध्यक्ष होगा उसको चुनेगा और सीनेट के जो सदस्य होंगे वो सामयिक अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये थी उसके चुनाव संबंधी शक्तियाँ। तीसरे प्रकार की जो शक्ति है वो है कांग्रेस की कार्यपालिका संबंधी उसकी शक्तियाँ। बच्चों, संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है या उन्हें दी गई है, लेकिन कांग्रेस और जो प्रमुखतया सीनेट होती है वो राष्ट्रपति के इन कार्यों को और शक्तियों में जो है वो भागीदार होती है। जैसे कि उदाहरणतः राष्ट्रपति के द्वारा जो भी दी जाने वाली नियुक्तियाँ और जो संधियाँ होती है उसको सीनेट है वो 2/3 बहुमत से उसमें जो है अनुमोदित होना भी उसको आवश्यक होता है। कांग्रेस के कार्यपालिका संबंधी जो कुछ कार्य होते हैं वो बच्चों कुछ इस प्रकार से, जैसे कि युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा है वही की जाती, यानी जो भी युद्ध की अगर कोई घोषणा करनी है तो वो कांग्रेस है वो ही कर सकती है। और कांग्रेस को प्रशासनिक विभागों से प्रतिवेदन और सूचनाएं जो हैं वो इकट्ठे करने का जो काम है वो भी कर होता है तथा वह निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है वो भी उसको प्राप्त होती है। तथा कांग्रेस न्यायिक आयोग और संघीय सेवाओं और अभिकरणों की जो है वो स्थापना भी कर सकती है और इनके माध्यम से जो है वो उसको कंट्रोल करती है और उस पर निर्देशन भी करती है। कांग्रेस बच्चों जांच जो समितियां होती है, जो भी जांच समितियां हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखने का काम भी करती है। तथा कांग्रेस जो है वो राष्ट्र के हित में राष्ट्रपति को कुछ निर्देश भी दे सकती है। तो ये थी उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट है उसकी न्यायिक शक्तियाँ। संविधान में कांग्रेस को बच्चों ये अधिकार दे दिया गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने तथा घोर अपराध करने पर जो है वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तथा अन्य जो सब नागरिक होते हैं उन अधिकारियों को जो है वो महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। यानी संविधान में जो है वो ही कांग्रेस को ही यह अधिकार दे दिया गया है कि देशद्रोह, अगर कोई भी जो है किसी ने भी देशद्रोह किया हो, देश के साथ जो है वो ऐसा किया हो या कोई भ्रष्टाचार किया हो या कोई किसी ने रिश्वत लिया हो या किसी ने घोर अपराध किया हो, या वह राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो या अन्य कोई भी नागरिक हो, अधिकारी क्यों ना हो, उन सभी को जो है वो महाभियोग की जो प्रक्रिया उसी के द्वारा ही उसको हटा सकती है। कौन? कांग्रेस। नेक्स्ट आ जाएगा नए राज्यों को संघ में प्रवेश देना। बच्चों, कांग्रेस जो है वो कानून के द्वारा, यानी कांग्रेस जो है वो कानून के द्वारा नए जो भी राज्य होते हैं उनको संघ में प्रवेश दे सकती है, यानी नए राज्यों को जो है वो संघ में शामिल कर सकती है। और प्रारंभ में जो है वो अमेरिका, जब अमेरिका बना था, अमेरिका का संविधान, तो उसमें अमेरिका के संघ में 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं वहाँ पे? 50 राज्य हैं। और कांग्रेस ने जो है वो कानून बनाकर ही इन राज्यों को जो है वो संघ में जो है वो मिलाया था या उसमें जो है वो प्रवेश करवाया था या उसको प्रवेश प्रदान किया था। फिर नेक्स्ट है उसके नियम बनाने का अधिकार। बच्चों, कांग्रेस को अपने दोनों जो सदन है उसकी कार्यवाही चलाने के लिए जो है कुछ नियम बनाने का भी अधिकार जो है वो प्राप्त है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि राष्ट्र की जो वित्त है, यानी राष्ट्रीय जो वित्त है उस पर कंट्रोल करना, उस पर पूरा नियंत्रण रखना या उसको नियंत्रण जो है
वो करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। यद्यपि वार्षिक जो बजट है, ब्यूरो ऑफ द बजट है, ये जो है ये राष्ट्रपति के निर्देशन में ही तैयार किए जाते हैं। यानी ये जो बजट होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार होते हैं, लेकिन जो बजट है वो कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है। और ऐसा करते समय जो है वो उसके द्वारा बजट में बहुत सारी या अनेक महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट चेंजिंग या परिवर्तन जो है वो भी उसमें किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है उसका प्रतिरक्षा का काम। बच्चों, कांग्रेस को देश की रक्षा संबंधी जो भी शक्तियां प्राप्त है उसे या दी गई हैं, वो कांग्रेस के इस कार्य का एक प्रतिबंध है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होगा। यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रधान सेनापति होगा। तीनों ही जो सेनाएं हैं उसका जो क्या है वो सेनापति होता है, तथा सेना के नियोजन 2 वर्ष से अधिक नहीं किए जाएंगे। और कांग्रेस सेनाओं का निर्माण और उनकी व्यवस्था भी कर सकती है। वह जन सेवा तथा सैनिक दलों का निर्माण भी कर सकती है और राज्यों की जो सेना है उसके संगठन की भी व्यवस्था कर सकती है। कांग्रेस जो है वो ही युद्ध की घोषणा करती है, इसलिए जो है प्रतिरक्षा का कार्य भी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखने का काम। बच्चों, कांग्रेस जो है उसको जो है वो अपने सदस्यों में है वो अनुशासन पालन करवाने के लिए कुछ नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया है। कांग्रेस अपने सदस्यों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकती है और जो है वो सभी सदस्यों को 2/3 बहुमत से अपने किसी भी सदस्यों को सदन से जो है वो निष्कासित भी कर सकती है, और यदि वह अनुशासन को भंग करेगा तभी उसी को जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो उसे हटा सकती है उनके पद से। तो ये थे कांग्रेस के जो है वो दोनों सदन और उसके पावर और उसके फंक्शन। अब अपन लेंगे कांग्रेस का जो दूसरा सदन है सीनेट के बारे में, जो है उसका गठन कैसे हुआ या उसका संगठन जो है किस प्रकार से होता है, उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और उस सीनेट को जो है वे कौन कौन सी शक्तियां हैं वो प्राप्त है या सीनेट क्या कार्य करता है। तो बच्चों, सीनेट जो है अमेरिका का, ये शक्ति और सम्मान की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और यह कांग्रेस का जो प्रथम सदन है उससे भी अधिक इसको शक्तिशाली जो है वो कहा जाता है। समय के साथ सीनेट की जो शक्तियां हैं बच्चों उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज अगर देखें तो पूरे विश्व का जो दूसरा सदन है, यानी उसके विश्व के जो भी द्वितीय सदन है उनमें सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न अगर कोई सदन है तो वो है अमेरिका का दूसरा सदन जो है सीनेट, उसको कहा जाता है शक्तिशाली। यानी विश्व के दूसरे जो सदनों में अगर सर्वाधिक शक्ति संपन्न कोई द्वितीय सदन कहा जाता है तो वो कहा जाता है अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट को। अमेरिका का संघ के जो घटक राज्य हैं उस राज्यों का यह प्रतिनिधि सदन है और सीनेट अमेरिकी राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र होता है, क्योंकि उसका राष्ट्रपति पर जो है वो राष्ट्रपति पर जो है वो पर्याप्त रूप से नियंत्रण है। यानी सीनेट का जो है वो राष्ट्रपति पर जो है वो पर्याप्त नियंत्रण रहता है। अब अपन लेंगे कि सीनेट की जो है वो रचना किस प्रकार से हुई है। बच्चों, यूएसए में जो है वो सीनेट का जो संगठन है ये जनसंख्या के प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर न होकर के जो राज्यों के होते है उसके आधार पर होता है। यानी राज्यों के आधार पर उसका होता है, न कि जो है वहाँ के जो है जनसंख्या के जो प्रतिनिधित्व है उसके आधार पर इसका जो संगठन है वो नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यों के आधार पर इसका जो संगठन है वो किया जाता है। हर राज्य के सीनेट में या प्रत्येक राज्य के जो सीनेट है उसमें 2 प्रतिनिधि इसके भेजे जाते हैं। यह संघात्मकता का प्रतीक और रक्षक भी है। जो सीनेट है वो अमेरिका का जो संघात्मक व्यवस्था है उसका प्रतीक और रक्षक भी इसको कहा जाता है। संघीय शासन में इकाई राज्यों को समान महत्व जो है वो दिया गया है। अमेरिका में इस समय बच्चों
कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और सीनेट की जो सदस्यीय संख्या है, इस सीनेट की जो मेंबर हैं वो 100 है, यानी सीनेट की जो सदस्यीय संख्या है वो कितनी है? 100। तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है और अमेरिका के समय जो है वो वर्तमान में 50 राज्य हैं। और इसका जो है वो संगठन जो है वो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर न होकर के राज्यों के आधार पर किया जाता है। और हर राज्य से इसके सीनेट में कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? 2 प्रतिनिधि जो है वो भेजे जाते हैं। अब अपन लेंगे इसकी योग्यताएं सदस्यों की, कि इसका जो सदस्य है वो बनने के लिए जो है उस सदस्य में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता है वो ये है, इसकी 3 योग्यताएं हैं। नंबर 1 ये है कि वह कम से कम 30 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो, यानी जो व्यक्ति सीनेट का जो सदस्य बनने की योग्यता अगर रखता है या निर्वाचित हो रहा है तो उसके लिए जो है वो यह योग्यता होनी चाहिए सबसे पहले कि वो सदस्य जो है वो कम से कम 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। दूसरी उसकी योग्यता यह है कि उसी राज्य का वह निवासी होना चाहिए जिसका कि वह प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता है, यानी वह व्यक्ति जो है उसी राज्य का, अमेरिका का उसी राज्य का निवासी हो, वहाँ का रहने वाला हो जिसका कि वो प्रतिनिधित्व सीनेट में करना चाहता है। तीसरी जो योग्यता वो यह है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए, यानी वो वहाँ पर 9 साल तक वहाँ पर रहना चाहिए। नागरिकता जो उसकी 9 वर्ष की होनी चाहिए, 9 वर्ष तक वो वहाँ उस राज्य में रहा हो। नेक्स्ट है उसका जो है चुनाव, उसके जो सदस्य हैं उसका चुनाव किस प्रकार से होता है। बच्चों 1913 में जो 17वां संशोधन हुआ था अमेरिका में, तो उस संशोधन का एम ये था करने का कि सीनेट के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाए। इससे सीनेट का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया। क्योंकि वह अब जो सीनेट है वो भी प्रतिनिधि सदन की तरह जो है वो जनता की प्रतिनिधि संस्था बन गई है। क्योंकि अब जो सीनेट है वो भी प्रतिनिधि जो सदन है उसी की भांति जो है वो भी जनता की प्रतिनिधि संस्था बन गई है। तो इसलिए जो है वो इसका भी महत्व और अधिक बढ़ गया है। अब लेंगे इसकी अवधि, टाइम जो है वो क्या है। बच्चों सीनेट है वो एक स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन होता है। हमारे जो भारत में राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका का जो सीनेट है वो भी एक स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर वर्ष प्रति वर्ष जो है उसके बाद में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या करते रहते हैं। इस प्रकार से जो संपूर्ण सदन है वो कभी भी, या पूरा जो सदन है वो कभी भी विघटित नहीं होता है सीनेट। और पूरे 6 वर्ष के लिए जो है वो प्रत्येक राज्य से सीनेट के लिए 2 प्रतिनिधि है वो निर्वाचित किए जाते हैं और सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो सदस्य दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकता, इसका भी वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और बहुत से सदस्य जो हैं वो काफ़ी समय तक भी इसके सदस्य बने रहते हैं। तो ये थी उसकी जो है वो अवधि। अब अपन लेंगे उसकी गणपूर्ति। बच्चों सीनेट की बैठकों के लिए जो है ये आवश्यक है कि कुल सदस्यों के जो बहुमत है उसकी उपस्थिति उसमें होनी ज़रूरी है। तो जब भी सीनेट की अगर कोई बैठक होगी तो उस बैठक में जो उसके कुल सदस्य हैं उसके बहुमत की जो उपस्थिति है वो आवश्यक हो। फिर है उसके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। बच्चों सीनेट के सदस्यों के जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं वो वही होते हैं जो कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के होते हैं, यानी जो अधिकार, जो वेतन, जो भत्ते उनको दिए गए हैं प्रतिनिधि सदन को, ठीक वे सभी जो है वो सीनेट के सदस्यों को भी दिए गए हैं। इसके हर सदस्य को जो है वो $30,000 वार्षिक वेतन भी दिया जाता है। तथा सीनेट के सदस्यों को जो है वो सदन में भाषण देने की भी स्वतंत्रता दी गई है और सरकार की ये कड़ी से कड़ी आलोचना करने का भी इनको अधिकार दिया गया और आलोचना करने पर इनको जो है वो गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता और ना ही
उसके द्वारा जो है उस पर कोई मुकदमा भी चलाया जा सकता है, यानी किसी भी कारण से उन पर जो है सदस्यों पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। अब अपन लेंगे उसकी अधिवेशन। बच्चों, सीनेट का जो अधिवेशन है वो 1933 में पारित किए गए जो संवैधानिक संशोधन है उसके अनुसार 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ ही इसका जो है वो शुरुआत हो जाती है या प्रारंभ हो जाता है इसका अधिवेशन। और दोनों सदनों का जो अधिवेशन है वो उस समय तक चलता रहता है जब तक कि दोनों जो सदन हैं वो चाहेंगे, यानी दोनों सदन जब तक चाहते हैं तब तक इसका जो अधिवेशन है वो चलता रहता है। और यदि अधिवेशन जो है वो स्थगन की तिथि पर मतभेद इनमें उत्पन्न हो जाए दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति जो है वो तिथि निश्चित करता है और सामान्यतः यह अधिवेशन जो है बच्चों जुलाई में समाप्त होता है। लेकिन युद्ध या अन्य कोई अगर संकट की घड़ी आ जाए या स्थिति आ जाए तो उसमें ये अधिक समय तक भी चल सकता है इसका अधिवेशन। राष्ट्रपति को बच्चों कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है वो भी बुला सकता है। अब अपन लेंगे इसके जो है वो सभापति एवं अन्य पदाधिकारी। बच्चों, यूएसए का जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। ठीक हमारे भारत में भी जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वैसे ही अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदेन सभापति होता है। वह न तो सीनेट का सदस्य होता है और न ही वह बहुमत दल से संबंधित होता है, यानी उसका जो है वह सीनेट का मेंबर भी नहीं होता, मेंबर है वो भी नहीं होता है और न ही वो किसी बहुमत दल से उसका संबंध होता है। वह सदन की कार्यवाही है उसको निष्पक्ष ढंग से चलाता है। कौन? सभापति जो होता है वो सदन की जो कार्यवाही होगी उसको पूरे निष्पक्ष ढंग से उसको चलाएगा और मतदान में भाग भी नहीं लेता है। जो भी इसका सभापति होता है वो मतदान में सदन में भाग नहीं लेता है। और जब किसी भी विधेयक पर, यानी अगर किसी भी विधेयक पर जो है पक्ष और विपक्ष में बच्चों बराबर मत आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में जो है या उस परिस्थिति में जो है वह अपना निर्णायक मत देता है। वह सदन में सदस्यों को बोलने की जो है वो आज्ञा भी उसी क्रम में देता है या परमिशन जो है वो उसी क्रम में देगा जिस क्रम में कि वह सदस्य बोलने के लिए उठे हों। सदन को अपनी कार्यवाही चलाने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। तो सीनेट को जो है वो अपना एक सामयिक अध्यक्ष है वो चुनने का भी अधिकार होता है, यानी जो सीनेट है उसको अपना एक सामयिक जो है वो अध्यक्ष भी ये चुन सकता है और वह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। जो अध्यक्ष बनता है वो बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये जो अध्यक्ष है ये उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति है सीनेट का, अगर वो अनुपस्थित हो जाए तो वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? अध्यक्ष। और सामयिक जो अध्यक्ष है वो सदन का सदस्य होने के नाते उसे सदन की सभी जो कार्यवाहियाँ होती है उसमें भाग लेने और मत देने का भी अधिकार उसे प्राप्त होता है। सीनेट के कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते हैं बच्चों, जैसे कि बहुमत दल का नेता है या दल का सचेतक कोई सचिव है या सार्जेंट एट आर्म्स और सदन का लिपिक आदि जो हैं ये कुछ इसके अन्य पदाधिकारी होते हैं। अब अपन लेंगे फिलिबस्टर। फिलिबस्टर जो है बच्चों वो क्या है या फिलिबस्टर से आप क्या समझते हैं, फिलिबस्टर का क्या अर्थ होता है? एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों फिलिबस्टर जो है वो उसे कहते हैं कि इसका जो अर्थ है वो बेलगाम, यानी फिलिबस्टर का अर्थ जो है वो बेलगाम से लगाया जा सकता है या इसका अर्थ होता है बेलगाम। बच्चों अमेरिका का जो सीनेट है उसके सदस्यों को एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि
इसके कोई भी जो सदस्य हैं वो जब तक चाहते थे वो तब तक वो सीनेट में बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें ये ऐसी अभूतपूर्व या अपूर्व जो शक्ति है ये प्राप्त थी। और इस प्रकार से उसके जो बोलते रहने की ये शक्ति थी सीनेट के सदस्यों की, उसी को ही जो है वो फिलिबस्टर कहते हैं। और फिलिबस्टर का अर्थ हुआ बेलगाम। और वास्तव में जो है वो सीनेट के जो सदस्य थे वो बेलगाम ही होते थे, यानी इसके जो मेंबर होते थे सीनेट के, वे मेंबर जो है बेलगाम होते थे। और वे किसी भी जो विधेयक है उसका जिसे कि वे पसंद नहीं करते, यदि वे सदस्य जो हैं वो किसी भी विधेयक को पसंद नहीं करते तो उसको जो है वो उस विधेयक को समाप्त करने के लिए वो कितनी भी देर तक जो है वो कुछ भी बोल सकते थे। यानी उस विधेयक को जो है वो समाप्त करने के लिए या उस पर जो है वो अपोजिशन करने के लिए वो जब तक चाहते थे उस विधेयक के बारे में सीनेट में बोल सकते थे। उन पर जो है वो किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगा जाती थी। इसीलिए कहा जाता है कि सीनेट के जो सदस्य थे वो बेलगाम होते हैं। तो फिलिबस्टर का अर्थ क्या हुआ? बेलगाम। अब अपन लेंगे कि सीनेट जो है उसकी क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य है। सीनेट के जो है वो क्या क्या पावर हैं और क्या क्या फंक्शन हैं जो वो उसको दिए गए हैं। बच्चों, सीनेट की जो शक्तियां और कार्य है उसको कुछ निम्नलिखित जो है वो प्रकार से विभाजित किया गया। सबसे पहले अपन लेंगे उसकी विधायी शक्तियां। बच्चों, विधायी जो क्षेत्र है उसमें संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट इसकी समान शक्तियां हैं इन दोनों को दी है। यानी विधायी क्षेत्र में जो है इस विधायी शक्तियों के संबंध में जो है वो संविधान जो अमेरिका के संविधान निर्माता जो थे उन्होंने अमेरिका की जो कांग्रेस के दोनों सदन थे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इन दोनों को जो है वो बराबर की शक्तियां इनको दी। लेकिन अब यह कहते हैं कि विधायी जो शक्तियां हैं उसके क्षेत्र में सीनेट जो है वो प्रतिनिधि सभा से भी कहीं आगे निकल गया है। और उसकी जो विधायिका की शक्तियां हैं वो कुछ निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे कि उसको जो है वो सबसे पहले गैर वित्तीय विधेयक, यानी गैर वित्तीय जो विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो गैर वित्तीय विधेयक होते हैं वो गैर वित्तीय जो विधेयक हैं वो कांग्रेस के किसी भी सदन, चाहे वो प्रतिनिधि सभा हो या सीनेट, उन दोनों में से किसी भी सदन में जो है वो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिनिधि सभा से पारित जब विधेयक पारित हो जाता है तो उस विधेयक का सीनेट के द्वारा पारित होना भी आवश्यक होता है। यानी वो विधेयक जब प्रतिनिधि सभा से पारित हो जाता है तो उस विधेयक को सीनेट के द्वारा भी पारित किया जाना ज़रूरी होता है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वह कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक जो है वो नहीं माना जाएगा। और गैर वित्तीय जो विधेयक है उसके संबंध में दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो एक तरह से बराबर है। दूसरे जो है वो उसकी शक्तियां हैं वित्तीय विधेयक के क्षेत्र में। बच्चों, वित्तीय जो विधेयक है उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो प्रतिनिधि सभा में ही होता है। यानी वित्तीय जो विधेयक है वो विधेयक जो है वो प्रतिनिधि सभा में ही उसको प्रस्तुत किया जाता है, सीनेट में नहीं किया जाता। परंतु जो है वो प्रतिनिधि जो सभा है उसके द्वारा पारित विधेयक है उसके बारे में सीनेट को यह शक्ति दी गई है या यह शक्ति उसे प्राप्त है कि वह उसमें कुछ संशोधन है वो कर सकती है। और सीनेट वित्त विधेयक के शीर्षक को छोड़ करके उसके संपूर्ण जो क्लेवर है उसको बदल सकती है। तो ये थी उसकी वित्तीय विधेयक के संबंध में शक्तियाँ। अब है उसकी संवैधानिक संशोधन के संबंध में। बच्चों, ऐसे विधेयक के संबंध में दोनों जो सदन हैं उसको बराबर की शक्तियाँ प्राप्त है। किसी भी सदन के संविधान संशोधन जब प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में जो है वो चाहे वो प्रतिनिधि सभा हो या सीनेट, इन दोनों में से जो है वो किसी भी सदन में संविधान संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक जो होता है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग रूप में या अलग अलग प्रकार में जो है वो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसे पारित होना
आवश्यक है। यानी उनको जो है वो अलग अलग रूप में इन दोनों ही सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही सदनों के जो कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उसकी 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट उसकी आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। बच्चों, सबसे पहले जो कार्यपालिका की शक्तियाँ उसमें जो है उसकी सबसे पहले शक्ति ये आती है कि नियुक्तियों की जो पुष्टि है उससे संबंधित शक्तियाँ। बच्चों, संविधान के अनुसार, अमेरिका का जो संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है उसको कुछ अनेक प्रकार की जो या महत्वपूर्ण पदों पर जो है नियुक्तियां करने का जो है वो अधिकार प्राप्त है या शक्तियां जो है उसे प्राप्त है। राष्ट्रपति जो है वो उसके द्वारा की जाने वाली ये जो नियुक्तियां होती है उसके लिए सीनेट के साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। यानी राष्ट्रपति जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करेगा तो उसके लिए जो है उसको सीनेट का जो साधारण बहुमत होता है उस साधारण बहुमत की उसे ज़रूरत पड़ती है। और नियुक्तियों के विषय में यदि सीनेट अपने निश्चय का दृढ़ रहे, यानी अपने निश्चय पर सीनेट है वो दृढ़ रहता है, अटल रहता है, तो राष्ट्रपति सीनेट के द्वारा निर्देशित मार्ग पर ही चलेगा। राष्ट्रपति जो है वो सीनेट जैसा कहेगा, जैसा डायरेक्शन देगा वैसा ही राष्ट्रपति करता है। यद्यपि साधारणतया सीनेट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों का अनुमोदन कर देती है, लेकिन यदि चाहता है तो वो किसी भी मामले में उन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। तो ये थी उसकी जो है वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो पहली शक्ति थी वो थी नियुक्तियों की पुष्टि। नेक्स्ट है उसकी संधियों की पुष्टि के संबंध में। बच्चों, नियुक्तियां की जो है उसी की तरह संधियों की जो पुष्टि है उसका भी अधिकार सीनेट को दिया गया है। यानी जिस प्रकार से नियुक्तियों की शक्तियाँ पुष्टियों के बारे में उसे शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से संधियों की पुष्टि का भी अधिकार जो है वो सीनेट को प्राप्त है। राष्ट्रपति को विदेशों से संधियाँ करने का अधिकार तो है, लेकिन उसका अनुसमर्थन जो है वो सीनेट के उपस्थित और मतदान देने वाले जो 2/3 बहुमत है उससे उसे कराना आवश्यक होता है। यदि सीनेट किसी भी संधि का अनुसमर्थन नहीं करे तो राष्ट्रपति को जो है वो विदेश नीति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि वहाँ पे 1911 और 1912 की टेफ नॉक्स जो निर्वाचन संधियाँ थी उसके संबंध में, और 1919 की वर्साई संधि है वो अस्वीकृत हो गई थी। तो इस संबंध में जो है वो उसको जो है वो सीनेट का जो है वो अनुसमर्थन जो है या समर्थन जो है वो प्राप्त होना ज़रूरी होता है। अन्यथा जो है वो होगा तो अगर उसको संधि का जो अनुसमर्थन न कर पाने पर जो है वो उसकी विदेश नीतियां जो है राष्ट्रपति की उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वो समर्थन नहीं करेगी सीनेट। तो नेक्स्ट उसकी जो शक्तियां हैं वो है न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल जो पावर है उसमें के अंतर्गत बच्चों संविधान की जो धारा है, अमेरिका के संविधान की जो धारा 2 है उसकी जो उपधारा 4 है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को महाभियोग के द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध और अन्य गंभीर जो भी अपराध होते हैं उसी के कारण उसको हटाया जा सकता है। तो जो है व्यवस्थापन के अनुसार इन पदाधिकारियों के विरुद्ध जो है वो आरोप प्रतिनिधि सदन के द्वारा लगाया जाता है। यानी ये जो सभी जो है पदाधिकारी हैं इन पदाधिकारियों के अगर विरुद्ध कोई भी आरोप अगर लगाया जाता है तो वो कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सदन है या प्रतिनिधि जो सभा है उसी के द्वारा लगाया जाता है, जिनकी की पुष्टि जो है वो सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा होनी अनिवार्य होती है। और सीनेट जो है वो एक न्यायालय के रूप में उन आरोपों की क्या करता है, सुनवाई करता है, और सुनवाई करने के बाद वही अपना जो निर्णय है वो भी देता है। सीनेट जब उस पर सुनवाई कर लेता है तो उस पर फिर उस पर अपना जो है वो डिसीजन भी वो देता है। महाभियोग की जो सुनवाई है वो करते समय यह न्यायिक प्रक्रिया के जो सभी कार्य होते हैं जैसे
कि आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उनको जो है वो शपथ दिलाना आदि जो भी काम होते हैं वो भी किए जाते हैं। और सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध जब सिद्ध हो जाता है तो अपराध सिद्ध होने के लिए उसे 2/3 बहुमत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी उसकी न्यायिक शक्तियाँ। नेक्स्ट जो शक्ति है वो है उसकी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। सीनेट जो है बच्चों वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो डाले गए मत होते हैं उन मतों की गिनती करता है। यानी सीनेट जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति और उसका उपराष्ट्रपति, इन दोनों के निर्वाचन में जो डाले गए मत होते हैं उन मतों की गिनती करने का जो काम है वो सीनेट करता है और परिणामों की जो घोषणा है वो भी वही करता है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सीनेट जो है वो पहले 2 प्रत्याशियों में से किसी भी एक को जो है वो अपना उपराष्ट्रपति चुन लेती है और इसके लिए प्रत्येक सीनेटर का एक मत होता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो ये थी उसकी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। बच्चों अब कहा जाता है या एग्ज़ाम में जो है वो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अमेरिका का जो सीनेट है वो शक्तिशाली होने के उसके क्या कारण है, कि अमेरिका का जो सीनेट है वो विश्व के जो द्वितीय सदन हैं उन सभी सदनों में से जो है अमेरिका का जो द्वितीय सदन है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, तो उसके शक्तिशाली होने के कुछ निम्नलिखित कारण हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अमेरिका का जो सीनेट है बच्चों वो विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्था है। इसके बारे में प्रोफेसर लास्के ये कहते हैं कि सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। और वहीं ग्लैडस्टोन भी ये कह रहे हैं कि सीनेट की प्रशंसा करते हुए कि आधुनिक जो राजनीति है उसमें जितने भी सदन हुए हैं उनमें से सीनेट जो है वो एक अद्भुत है। तो ये सीनेट के जो है शक्तिशाली होने के संदर्भ में जो है वो इन विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। अब अपन लेंगे कि सीनेट के जो है वो शक्तिशाली होने के कारण जो है वो क्या हैं, तो उनमें से जो है एक एक करके अपन लेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि संविधान निर्माताओं की इच्छा। बच्चों अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे तो उन संविधान निर्माताओं ने सीनेट को जो है वो एक शक्तिशाली सदन वे बनाना चाहते थे और वे राष्ट्रीय और प्रतिनिधि जो सभा है उस पर इसके द्वारा वे नियंत्रण भी लगाना चाहते थे और वे सीनेट को ही संघात्मकता की रीढ़ भी वे समझते थे कि सीनेट जो है वो अमेरिका की जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी एक रीढ़ है। तो शासन का जो अंग है, कोई भी अंग, शासन का जो कोई भी अंग है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तो ये जो अंग है वो निरंकुश न हो जाए, इस उद्देश्य से संविधान जो निर्माता थे उन्होंने सीनेट को सबसे अधिक शक्तियाँ जो है वो प्रदान कर दी और एक और सीनेट जो है वो राष्ट्रपति के मनमाने पन पर भी और उसके द्वारा की जाने वाली जो नियुक्तियां हैं और संधियां हैं उसकी पुष्टि करके और रोक लगाकर शासन को जो है वो ढंग पर लाती है, यानी शासन को वो ढंग पर ले आती है। तो दूसरी ओर वे प्रतिनिधि सभा है उसके मनमाने पर भी रोक लगाने के उद्देश्य से जो है वो कानून बनाने के कार्य में उसको सहयोग भी देती है। तो इस कारण से जो है वो सीनेट को है वो शक्तिशाली कहा जाता है। दूसरा रीज़न यह है कि सीनेट की जो है वो कुछ विशेष शक्तियां जो है वो प्रदान की गई है। बच्चों अमेरिका की जो सीनेट है उसके शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि उससे कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए हैं या विशेष अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। सीनेट को प्रत्येक क्षेत्र में यानी हर क्षेत्र में जो है वो सीनेट को
जो है वो न केवल प्रतिनिधि सभा के समान ही अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो उसे प्रतिनिधि सभा से भी अधिक शक्तियां जो है वो प्राप्त हैं। और ऐसी जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, जैसे कि नंबर 1 कि राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा की गई सभी जो नियुक्तियां होती है, राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उन नियुक्तियों पर जो है वो सीनेट की पुष्टि करना उसकी आवश्यक होती है या उसकी आवश्यकता होती है। दूसरी जो है शक्ति वो यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई ऐसी संधियों पर भी सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, यानी राष्ट्रपति जो भी संधियां की जाती है उसके द्वारा, तो उन संधियों पर जो है वो सीनेट की स्वीकृति होना आवश्यक होता है। तीसरा यह है कि सीनेट को महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो जांच के अधिकार भी प्राप्त हैं, और ये तीनों जो शक्तियां हैं उसकी ये महत्वपूर्ण शक्तियां होती है सीनेट की। तो सीनेट को वित्तीय क्षेत्र में भी पर्याप्त रूप से जो है वो शक्तियां प्राप्त है, इसलिए भी वो शक्तिशाली सदन है प्रतिनिधि सभा से। तो नेक्स्ट जो है वो है सीनेट का आकार। बच्चों, सीनेट का जो आकार है वो जो है बहुत ही जो है वो छोटा आकार है, यानी सीनेट का जो आकार है वो छोटा आकार है। प्रतिनिधि सदन की जो सदस्यीय संख्या है वो 435 है, 435, जबकि सीनेट की जो कुल सदस्यीय संख्या है वो कितनी है, 100। तो अमेरिकी कांग्रेस के जो 2 सदन थे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो प्रतिनिधि सभा या प्रतिनिधि जो सदन है उसके मेंबरों की संख्या टोटल कितनी है, 435, और वहीं सीनेट की कुल सदस्यीय संख्या कितनी है, 100। यानी अमेरिका का जो दूसरा सदन है, उच्च सदन सीनेट, उसकी सदस्यीय संख्या 100 है, और जो इसका प्रथम सदन है प्रतिनिधि सदन, उसकी सदस्यीय संख्या 435 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा जो है वो सीनेट की सदस्यीय संख्या कितनी है, कम है, तो इसका आकार क्या हुआ, छोटा हुआ। प्रतिनिधि जो सभा है उसकी अपेक्षा जो सीनेट का आकार जो है वो छोटा हुआ। तो इसके छोटे आकार के कारण जो है वो सीनेट के सदस्यों में आपस में जो है वो घनिष्ठता इनमें पाई जाती है, और जब कभी भी सीनेट के जो हित होते हैं उस पर आंच आती है तो सीनेट के जो सभी सदस्य होते हैं वो अपने दलगत जो उनके भेदभाव होते हैं उस भेदभाव को वो भूल करके एक हो जाते हैं, और सीनेट में वाद विवाद का स्तर भी प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा उच्च स्तर का होता है। तो योग्य तथा होनहार सदस्यों के लिए छोटा आकार जो है वो अच्छे अवसर प्रदान करता है। तो इस कारण जब से भी सीनेट जो है वो एक शक्तिशाली सदन बन जाता है। नेक्स्ट है उसका रीजन मंत्रिमंडलीय पद्धति का अभाव। बच्चों, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका संसद के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे कि प्रथम सदन का जो महत्व होता है या उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो दूसरे सदन की अपेक्षा बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिका में जो शक्ति पृथक्करण होने के कारण, यानी अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण हो जाने के कारण कार्यपालिका जो है वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रथम सदन का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण भी नहीं होता है। तो ये भी जो है उसके शक्तिशाली होने का कारण है। नेक्स्ट अपन लेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन। बच्चों, मूल अमेरिकी जो संविधान था, यानी अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें सीनेट के सदस्यों की जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है वो थी, यानी मूल अमेरिकी संविधान में जो है वो सीनेट के सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली थी वो अप्रत्यक्ष थी, और पहले सीनेटरों का जो चुनाव है वो राज्यों के विधानमंडल किया करते थे। लेकिन सन 1913 में जो है वो अमेरिका के संविधान में 17वां जो संविधान संशोधन हुआ वो करके सीनेटरों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा कर दिया गया कि अब जो है वो अमेरिका के जो सीनेटर्स का चुनाव किया जाएगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाएगा, न कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। तो इस अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली है इसका इतना प्रभाव पड़ा कि सीनेट जो है वो अमेरिकी राजनीति में वह प्रजातंत्र का प्रतीक बन गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि सीनेट जो है वो एक शक्तिशाली सदन है। दूसरा कारण है नेक्स्ट उसका सीनेट का
स्थायित्व का, यानी सीनेट जो है बच्चों अमेरिका का जो दूसरा सदन है सीनेट, ये एक स्थायी सदन भी है या इसको एक स्थायी संस्था भी कहा जाता है। और ये जो है वो लगातार है वो बना रहता है, यानी सीनेट जो है ये बना रहता है, निरंतर जो है वो बना रहता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष के बाद जो है वो अपने पद से मुक्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर जो नए सदस्य होते हैं वो चुन लिए जाते हैं। तो इससे से जो सदस्य हैं वो अपने अच्छे कार्यों को जो है वो भली प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि सीनेट जो है वो एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट जो है वो इसका है कि सीनेट एक गौरवशाली संस्था है वो है बच्चों, सीनेट जो है अमेरिका का वो अपनी विशिष्टताओं के कारण जो है वो एक गौरवशाली संस्था बन गया और सीनेट का जो सदस्य है वो बनना एक सम्मान का विषय माना जाता है कि जो भी अगर कोई सदस्य सीनेट का सदस्य बना है तो उसको बहुत ही सम्मान का जो है वो विषय मैटर जो है वो माना जाता था। और अनुभवी राजनीतिज्ञ जो थे वो ही इसके सदस्य जो है वो बनाए जाते थे, यानी जो सदस्य अनुभवी होता था राजनीतिज्ञ होता था तो उन्हीं व्यक्तियों को जो है वो इसका मेंबर बनाया जाता था। तो इसलिए इसका जो मेंबर बनना भी एक बहुत ही सम्मानजनक माना जाता था। नेक्स्ट है दलीय नियंत्रण का अभाव। बच्चों अमेरिका में जो है वो दलीय नियंत्रण जो है उसका अभाव था, यानी इसकी जो सदस्य जो होते थे अमेरिका के जो सीनेट है उसके दलीय जो नियंत्रण है वहाँ पर ऐसे कोई दलीय नियंत्रण जैसी कोई चीज़ है वो थी ही नहीं, यानी इसका जो है वो अभाव था। और अमेरिका में दलीय जो नियंत्रण है वो शिथिल ही पाया गया है। सीनेट में भी यह नहीं है, सीनेट के जो सदस्य थे वो किसी भी विचारधारा में बंधे हुए नहीं थे, तो वे स्वतंत्रता पूर्वक यानी पूरे स्वतंत्र होकर के जो है वो राजनीतिक जो प्रश्न होते थे उन प्रश्नों पर अपने विचार विमर्श कर सकते थे। इसी और स्वच्छंद रूप से भी जो है वो निर्णय करे, यानी अपनी स्वेच्छा से जो है अपनी मर्जी से वो निर्णय कर लेते थे। और प्रतिनिधि जो सदन है उसमें सदस्यों को इतनी छूट वहाँ पर नहीं मिलती थी क्योंकि प्रतिनिधि जो सदन थे उसमें दलीय नीतियों को ध्यान में रखना पड़ता था। तो इस कारण से जो है वहाँ प्रतिनिधि सदन में जो सदस्य थे उनको छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन सीनेट के जो सदस्य थे वो राजनीतिक प्रश्नों पर जो थे या सदन में जो थे वो अपने वाद विवाद कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, पूरी उनको छूट थी, स्वतंत्रता पूर्वक जो थे वो विचार प्रकट अपने कर सकते थे। तो ये अमेरिका का जो सीनेट है इसको इसीलिए विश्व में सबसे अधिक विचार विमर्श करने वाला निकाय भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों को विचार व्यक्त करने की पूरी असीम स्वतंत्रता जो थी वो प्राप्त थी। और सदस्यों को जो है वो अखंड भाषण प्रहार भी इस स्वतंत्रता की फिलिबस्टर कहते थे क्योंकि जो वो इस तरह से अपने जो विचारों को प्रकट करते थे तो इसी कारण से जो है उसको फिलिबस्टर भी कहा जाता था। तो ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है जांच शक्तियाँ। बच्चों जांच जो शक्तियाँ हैं उसके कारण भी जो है वो अमेरिकी सीनेट जो है वो उसका सारा जो प्रशासन है वो थर्राता था, यानी जांच सीनेट की जो जांच शक्तियाँ हैं उस जांच शक्तियों से जो सारा प्रशासन जो था वो एक तरह से कांपता था या थर्राता था। सीनेट प्रशासन से किसी भी सार्वजनिक जो विषय होते थे उन विषयों पर प्रश्न पूछ सकता था, सूचनाएं प्राप्त कर सकता था, दस्तावेज जो थे वो मंगवा सकते थे और किसी भी संदेहास्पद अगर उसको किसी भी विषय पर संदेह हो जाता था तो उसके जांच के लिए भी वो जांच समितियां जो थी वो नियुक्त कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये जांच समितियां जो थी वो प्रशासन की अकुशलता और अकर्मण्यता और राजनीतिक जो बेईमानी थी उनका पर्दाफाश भी वो कर देती थी। तो ये भी उसके शक्तिशाली होने का एक कारण था। नेक्स्ट है सीनेट की जो है वो कार्य
प्रणाली। बच्चों, अमेरिकी सीनेट की जो कार्य प्रणाली है वो उसकी शक्ति का ही एक स्रोत थी और सीनेट में जो वाद विवाद है वो खुली स्वतंत्रता है और उसके जो है इसीलिए उसको फिलिबस्टर कहा जाता है, क्योंकि जो है उसको जो सदस्य जो थे उसको पूरी स्वतंत्रता थी अपने विचारों को व्यक्त करने की। नेक्स्ट है उसमें एकता। बच्चों, सीनेट के जो सभी सदस्य थे उनमें आपस में जो है वो एकता की भावना पाई जाती थी, यानी वो एकता की भावना से काम करते थे और जब कभी भी राष्ट्रपति या प्रतिनिधि जो सदन है वो उसकी उपेक्षा भी करता तो सीनेट जो है वो एक होकर के उसके सदस्य जो काम करते थे और इसीलिए जो है उनमें एकता पाई जाती थी, इसीलिए भी ये उसके शक्तिशाली होने का जो है वो एक कारण है। नेक्स्ट है उसकी कुछ अन्य शक्तियाँ या अदर पावर। बच्चों, संवैधानिक संशोधनों पर भी सीनेट के 2/3 जो बहुमत है उसके समर्थन की आवश्यकता होती थी और जब निर्वाचन में उपराष्ट्रपति पद के किसी प्रत्याशी को पूरा बहुमत प्राप्त नहीं होता था तो सीनेट जो है वो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति या होता था उसके प्रथम 2 प्रत्याशियों को जो है उसमें से वो एक को जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करते थे, यानी जो प्रथम 2 प्रत्याशी होते थे उनमें से वो एक को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन लेते थे या उसको निर्वाचित कर देते थे। तो इस प्रकार से जो है उसको कुछ अन्य शक्तियाँ भी दी गई थी। अब अपन लेंगे उसके जो है वो मूल्यांकन कि उसका जो है वो इवोल्यूशन जो है कि सीनेट जो है उसके शक्तिशाली होने का जो है वो क्या कारण थे, उसके ऊपर जो इतने कारण थे उसका अपन कुछ मूल्यांकन करते हैं। बच्चों, सीनेट जो है उसने संविधान के जो है उसके सम्मान और उसकी भावना को जो सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी सीनेट जो है अमेरिका की उसने संविधान के जो सम्मान है अमेरिका के संविधान को और उसकी जो भावना है उसको सुरक्षित रखने में अपना बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था और राष्ट्रपति पर अंकुश लगाने का काम भी किया तथा सीनेट में जो है वो उत्तम या उच्च श्रेणी की जो भावनात्मक एकता है वो भी उसमें हम देखने को मिलती है कि उसके सदस्यों में जो है बहुत ही अच्छी भावनात्मक जो है वो एकता उन लोगों में पाई जाती है मेंबर में। सीनेट ने जो है वो विदेश नीति को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है तथा वह हमेशा जो है वो एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रही है, यानी जो सीनेट है वो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो रही है। लेकिन इन गुणों के होते हुए भी, यानी सीनेट में इतने गुणों के होते हुए भी जो है बच्चों सीनेट में कुछ कमियां हैं वो भी हैं, जैसे कि सीनेट जो है वो वास्तव में धनिकों का सदन है, यानी सीनेट में जो है वो अमीर वर्गों का इसको सदन कहा जाता है जो सदैव पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है, यानी इसको धनिक जो सदस्य जो इसके सदस्य होते थे वो धनिक वर्ग से होते थे, इसलिए इसके सीनेट के जो है वो पूंजीपतियों का सदन भी इसको कहा गया। और दूसरी कमी ये है कि सीनेट में बड़े छोटे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया जो कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था होती है उसके अनुकूल नहीं है और दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो समान है, इसलिए संवैधानिक गतिरोध है उसको प्रोत्साहन जो है वो मिलता है, यानी दोनों सदनों को समान रूप से शक्तियां प्राप्त है दी गई है संविधान के द्वारा, तो ये भी संवैधानिक जो है वो गतिरोध है उसको प्रोत्साहन मिलता है, यानी आपस में जो है उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो सीनेट है उसको विशेषाधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति को झटका देने के लिए करती है, यानी सीनेट को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं तो सीनेट अपने विशेषाधिकारों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति को जो है वो झटका देने के लिए करती है और फिलिबस्टर का भी वो दुरुपयोग लोकतंत्रीय पद्धति के विरुद्ध है, यानी जो फिलिबस्टर का प्रयोग होता है तो ये भी लोकतंत्रीय पद्धति के एक तरह से विरोधी है। तो सीनेट है वो अधिक समय लेने वाली संस्था भी है, तो ये सभी जो इतनी कमियां होते हुए भी सीनेट है उसने अपनी उपयोगिता जो है वो बराबर रूप से बनाए रखी और इस संदर्भ में जो है वो हेनरी मैन ये कहते हैं कि जब से आधुनिक लोकतंत्र का ज़्यादा ज्वार चढ़ा, यानी जब से आधुनिक लोकतंत्र का ज्वार चढ़ा है तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण हुआ उनमें यही एकमात्र पूर्णतः सफल संस्था रही है।
तो इस कारण से जो है ये हम कह सकते हैं कि इतनी कमियां होने के बावजूद भी जो सीनेट है वो एक तरह से शक्तिशाली सदन है प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा। तो इस तरह से जो है वो अपना ये पूरा टॉपिक जो है सीनेट का, अमेरिका की कांग्रेस का जो है वो और उसकी पावर और उसके जो काम हैं वो कंप्लीट हो गया। फिर उसका जो दूसरा सदन था सीनेट की जो है वो शक्तियां और कार्य जो है वो ये पूरी तरह से एक तरह से ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अपन इसमें लेंगे प्रतिनिधि सदन, कांग्रेस का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सदन, उसके कार्य और शक्तियाँ।